लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। आज इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ महेश सिंह। वैश्विक राजनीति इस हफ्ते काफी दिलचस्प मोड़ पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीन दौरे पर हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांगो और रवांडा के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिए हैं। इसे वॉशिंगटन अकॉर्ड्स नाम दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि अब दोनों देशों ने आपसी संघर्ष छोड़कर सहयोग पर ध्यान देंगे। इस समझौते के साथ ही अमेरिका और कांगो ने रेयर अर्थ मिनरल और कोबाल्ट जैसी रणनीतिक खनिजों में साझेदारी करने का भी फैसला किया है। कांगो ने अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। हालांकि कांगो में गृहयुद्ध और विद्रोही गुट M23 की गतिविधियां जारी हैं, जिन्हें रवांडा का समर्थन है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का नया निदेशक नियुक्त किया है। गोफमैन वर्तमान प्रमुख डेविड बर्निया का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि गोफमैन बेहद सम्मानित और दक्ष अधिकारी हैं, जिन्होंने युद्ध के 7 मोर्चों पर तुरंत और प्रभावी भूमिका निभाई है। गॉफमैन ने कभी मोसाद में काम नहीं किया, लेकिन सैन्य सचिव के रूप में उन्होंने खुफिया एजेंसियों के साथ कई महत्वपूर्ण मिशनों में योगदान दिया। वे नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं और अप्रैल 2024 से लगभग 2 वर्षों तक उनके सैन्य सचिव रहे। 1976 में बेलारूस में जन्मे गॉफमैन 14 साल की उम्र में इजराइल आए और 1995 में सेना में शामिल हुए। अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के दौरान वे घायल भी हुए थे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब इजराइल हमास युद्ध और क्षेत्रीय तनाव समेत कई सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। गॉफमैन से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने सैन्य अनुभव और रणनीतिक समझ का उपयोग कर मोसाद को मजबूती देंगे, सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय को और सुदृढ़ करेंगे। अमेरिका ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी कर दी है, जिसमें चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी और सबसे गंभीर चुनौती बताया गया है। 48 पेज की इस रिपोर्ट में चीन पर पूरा एक अध्याय समर्पित है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और तेजी से उभरती महाशक्ति भारत का इस रिपोर्ट में सिर्फ 4 बार ही उल्लेख किया गया है। हालांकि अमेरिका ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता का अहम स्तंभ और प्रमुख रक्षा साझेदार बताया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। वहीं पाकिस्तान का जिक्र रिपोर्ट में सिर्फ एक बार है, जो उसके घटते रणनीतिक महत्व की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर अमेरिका की रणनीति साफ करती है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति अब पूरी तरह से चीन को रोकने के इर्द गिर्द केंद्रित है। पाकिस्तान सरकार ने जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया। दोनों पदों पर उसका कार्यकाल 5 साल का होगा, जिसे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ दोनों पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी और उन्हें इस साल फील्ड मार्शल के पद पर भी पदोन्नत किया गया। साथ ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के कार्यकाल में 2 साल का एक्सटेंशन भी मंजूर किया गया। संसद ने हाल ही में 27वां संवैधानिक संशोधन पास कर CDF पद बनाया, जिसके तहत मुनीर को परमाणु हथियारों की कमान भी सौंपी। विश्लेषकों ने चिंता जताई है कि नई शक्तियों के साथ मुनीर भारत के खिलाफ तनाव पैदा कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास अब सेना पर नियंत्रण नहीं रहा। इस ऐतिहासिक नियुक्ति के साथ पाकिस्तान में सैन्य और राजनीतिक संतुलन पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मेटा के फाउंडर और CEO मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी के मेटावर्स प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर रिसोर्स और बजट कटौती करने की योजना बना रहे हैं। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे कभी कंपनी का भविष्य बताया गया था और इसी वजह से फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.